तो आज हम डिस्कस करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं, इनके यहाँ पर प्रशासन कैसे होता है। इसके पहले अपन ने संविधान के भाग 6 के अंतर्गत पढ़ा था कि राज्यों का प्रशासन कैसे होता है। राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, वहां पर हाईकोर्ट की व्यवस्था होती है, वहां पर विधानसभा की व्यवस्था होती है। तो आज उसी के अंतर्गत अपने जैसे एक राज्य पढ़े, राज्य के बाद हम पढ़ने वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन कैसे होता है, वहां पर सरकार कैसे चलती है, उसके बारे में अपन देखने वाले। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों को दे रखा है भाग 8 के अंतर्गत। अब भाग 8 का नाम अगर हम देखें संविधान में तो इसको संघ एवं राज्य क्षेत्र कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे अपन, संघ एवं राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी भी आप इसको बोल सकते हो। और शुद्ध हिंदी में आपको इसको कहना है तो केंद्र शासित प्रदेश हम इनको कह सकते हैं। अभी इनकी भारत में संख्या 8 है, 28 राज्य और आपने 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े होंगे। तो 28 राज्यों का जो प्रशासन होता है तो अपन पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, पर बाकी के जो 8 यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर प्रशासन कैसे किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह दे रखा है संविधान के आर्टिकल 239 में यूनियन टेरिटरी का प्रशासन। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान का जो 39 कहता है आर्टिकल 239, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में वर्णन है, मतलब वहां पर सरकार का प्रशासन किस तरीके से होगा, यह आर्टिकल 239 है। अब इसके अंतर्गत अपन डीप में समझते हैं कि वहां पर प्रशासन कैसे होता है। तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और वहां अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासन करेगा। मतलब राष्ट्रपति के हिसाब से प्रशासन होगा, पर वो स्वयं तो जा नहीं सकता हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में। तो वो अपने द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जिसको अपन प्रशासक बोल सकते हैं, उसके माध्यम से वहां पर प्रशासन करेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को या किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रशासक अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति होगा वो यूनियन टेरिटरी का प्रशासन करेगा, पर किस प्रकार से करेगा, तो अपना एक प्रशासक नियुक्त करेगा वहां पर, या किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी पड़ोसी यूनियन टेरिटरी का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। तो इस ढंग से वो अपना प्रशासन करेगा और जो प्रशासक जिसे वहां नियुक्त किया जाएगा तो वहां का जो प्रशासक होगा उस यूनियन टेरिटरी की मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से वहां पर प्रशासन कर सकेगा। तो ये अपन ने आर्टिकल 239 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि संविधान के आर्टिकल 239 में क्या है। तो संविधान के आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रशासन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर प्रशासन कौन करता है, तो वहां पर प्रशासन करेगा राष्ट्रपति, पर किसके माध्यम से करता है, तो वो प्रशासक के माध्यम से करता है। तो या तो आप उसे प्रशासक बोल सकते हो, और कई राज्यों में जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली के बाद में आपका जम्मू कश्मीर हुआ, या फिर हुआ आपका लद्दाख, तो वहां पर उन्हें उपराज्यपाल भी कहा जाता है। तो अपन आर्टिकल 239 के अंतर्गत क्या देखें, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रशासन। उसके बाद हम देखते हैं 239 का ए 239 का जो आर्टिकल ए है उसके अंदर भी ए वाला आर्टिकल अपन देख रहे हैं। इसमें दे रखा दिल्ली के संबंध में प्रशासन, क्योंकि दिल्ली खुद एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ हमारी राजधानी भी है। तो उसके बारे में जो प्रशासन का जो वर्णन दे रखा है वो आर्टिकल 239 एक के अंतर्गत दे रखा है। फिर 239 एक के अंतर्गत ए पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, मतलब दिल्ली को विशेष राज्य का या यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दिया है वो इस आर्टिकल के तहत दिया है। अब इसको अमेंडमेंट 69 के तहत जोड़ा गया, ये आपको याद रखना। कौन सा अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, एक्ट 91 जोड़ा 92 में गया। तो संविधान के आर्टिकल 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया तथा यहाँ के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। तो यहाँ का जो प्रशासक होगा उसे अपन क्या कहेंगे, उपराज्यपाल कहेंगे। और दिल्ली एनसीआर के लिए, एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, या हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आप इसे कह सकते हैं। इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था करिए और 7 मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करिए।
तो दिल्ली विधानसभा की अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा में संख्या कितनी होगी, 70 होगी विधायकों की, और वहां पर कितने मंत्री चुने जाएंगे, तो 7 मंत्री वहां पर चुन सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें आर्टिकल 239 ए का बी, तो 239 ए और ए के अंतर्गत अपन जो बी पढ़ने वाले, उसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति दिल्ली के उपराज्यपाल की रिपोर्ट या किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त होने पर कि दिल्ली का प्रशासन आर्टिकल 239 ए के ए, यहाँ लिखा नहीं हुआ है बट ए का ए समझ लीजिएगा, के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह दिल्ली की विधानसभा वह मंत्री परिषद को निलंबित कर सकेगा। मतलब दिल्ली की विधानसभा को भंग कर सकता है और मंत्री परिषद को निलंबित कर सकता है। जैसे अपने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश, मतलब अपने राज्यों में राष्ट्रपति शासन जैसे लगाया जा सकता है, तो वही चीज आपको यहाँ दे रखी कि अगर उस ढंग से वहां पर प्रशासन नहीं चल रहा है तो वो आर्टिकल मतलब वहां की जो विधानसभा है उसको और उसके बाद में जो मंत्री परिषद है उसको वो भंग कर सकता है। तो आर्टिकल 239 ए के बी में क्या समझा आपने, तो आर्टिकल 239 ए के बी में है कि आर्टिकल 239 ए के तहत अगर दिल्ली का प्रशासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, इसकी जानकारी राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगी, या तो राज्यपाल के माध्यम से चलेगी, जो डिप्टी राज्यपाल या उपराज्यपाल जिसको आप कह सकते हैं उसके माध्यम से चलेगी, या मीडिया की किसी रिपोर्ट के माध्यम से चलेगी। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो दिल्ली की विधानसभा वहां की जो मंत्री परिषद है उसको निलंबित कर सकता है। अब आर्टिकल 239 बी में अपन देखने वाले इसके ऊपर, देखो ये याद रखना कि दिल्ली के बारे में जो उपबंध है, तो दिल्ली के बारे में उपबंध किस आर्टिकल के, किस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए, तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली के उपबंध जोड़े गए। कौन कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो आर्टिकल 239 ए के ए में और 239 ए के बी में। अब अगर बात करें 239 बी में, तो जो 239 बी दे रखा है, जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल की व्यवस्था है उन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल के सत्र में न रहने की स्थिति में प्रशासक वहां पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने संविधान का आर्टिकल 123 पढ़ा था, 123 पढ़ा था, फिर आपने 213 पढ़ा, तो अपन ने ये पढ़ा था कि जब संसद नहीं होती है, संसद नहीं लग पा रही है, लोकसभा के अधिवेशन नहीं बुलाए जा रहे, उस स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता था। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा खुद के बनाए हुए नियम होते थे उनको लागू कर सकता था वो, तो वो आर्टिकल 123 में थे। और उसी प्रकार अगर राज्य विधानसभा या तो राज्य विधानसभा में सत्र नहीं लग पा रहा है, उस स्थिति में राज्यपाल अपने द्वारा बनाए गए नियम लागू कर सकता था, उसको अपन कहते थे राज्यपाल का अध्यादेश। तो 123 में अपन ने राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ा था, 213 में अपन ने राज्यपाल का अध्यादेश पढ़ा था। उसके बाद में अब जो ये 239 बी दे रखा है, तो 239 बी का मतलब आप शुद्ध तौर पर ये समझ सकते हो कि ये प्रशासक का अध्यादेश है। किसका अध्यादेश है? प्रशासक का। कहने का मतलब ये है कि किसी ऐसे यूनियन टेरिटरी में जहां पर विधानमंडल की व्यवस्था तो है पर वहां पर विधानमंडल नहीं लग पा रहा है या वहां पर अधिवेशन नहीं लग पा रहा है, तो उस स्थिति में जो वहां का प्रशासक होगा, वहां का जो प्रशासक होगा वो क्या कर सकता है, तो वहां पर एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आर्टिकल 239 बी के अंतर्गत दे रखा है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 123 में जो है वो राष्ट्रपति के लिए, 213 में क्या है वो राज्यपाल के लिए, और 239 बी में क्या है तो ये प्रशासक के लिए है। तो 239 बी में प्रशासक का आप अध्यादेश समझ सकते हो। यहाँ स्पष्ट दे रखा है कि जो 239 बी है, जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल की व्यवस्था है उन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल के सत्र में न रहने की स्थिति में उसका प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आर्टिकल 239 बी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम चले आर्टिकल 240 पर, तो जिन संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है वहां पर शांति, प्रगति व सुशासन के जो नियम है वो राष्ट्रपति बनाएगा। देखो अब जैसे जिन राज्य क्षेत्रों में
विधानसभा ही नहीं है, तो वहां पर शांति के लिए, वहां पर प्रशासन के लिए नियम कौन बनाएगा, क्योंकि वहां पर ऐसे डिस्कशन तो होना नहीं। जैसे हमारे संसद होती है देश के लिए, राज्य के लिए विधानसभा की व्यवस्था होती है, तो वहां पर हमारे विधायक जाके डिस्कस करते हैं। अब यह विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है, तो इनके लिए नियम कौन बनाएगा, यहाँ पर बिल कैसे पारित होगा, तो उनको कौन करेगा, तो उनके लिए राष्ट्रपति व्यवस्था बनाएगा। तो यहाँ लिखा है आर्टिकल 240 में, जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है वहां पर शांति, प्रगति व सुशासन के लिए जो नियम होंगे वो राष्ट्रपति बनाएगा। इसके बाद दे रखा है आर्टिकल 241 में कि संसद किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है या फिर किसी अन्य राज्य क्षेत्र के हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर सकती है। तो ये 241 है। देखो बहुत इजी है। 241 में क्या याद रखना है कि यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करना। अब मान लीजिएगा कि कोई यूनियन टेरिटरी है, तो या तो उस यूनियन टेरिटरी के लिए संसद हाई कोर्ट बना सकती है, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हाई कोर्ट बनाना, तो उसके लिए क्या कर सकती है, तो उसको किसी पर्टिकुलर राज्य के हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जोड़ सकती है। तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे आपने आर्टिकल 124 पढ़ा था, तो आपने 124 में क्या पढ़ा था, तो आर्टिकल 124 में आपने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट। तो वो हमारे देश के लिए, जैसा हमारे देश के लिए जो कोर्ट की व्यवस्था वो 124 में, उसी प्रकार 214 में एक राज्य के लिए आपने हाई कोर्ट पढ़ा था कि हर राज्य को एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जरूरत होती है। उसी प्रकार अगर एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में भी अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी में 241 है। अगर आप एक चीज पे ध्यान दोगे किसी पर्टिकुलर पे, तो इनमें 2, 4 और एक कॉमन रिपीट हो रहा है तीनों में, और तीनों में कोर्ट ही है उनके। देखो 124 में अगर हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसको जस्ट उल्टा करेंगे तो 214 हाई कोर्ट हो गया, और ये जो 24 है ये आगे चले जाएंगे, मतलब आगे आ जाएंगे, और ये एक पीछे चल जाएगा। तो 241 में क्या हो जाएगा, तो 241 में आपको याद रखना है यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था। या तो संसद उसे किसी अदर हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जोड़ेगी, या फिर उस यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती, मतलब बना सकती है। तो ये अपन को याद रखना है। तो ये था संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रशासन। तो किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया। ये संविधान के आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक दे रखा है, बस इतना आपको याद रखना है। तो मैंने आपको रिपीट कर देता हूं मैं जस्ट आपको। 239 में मैंने आपसे कहा था कि हर यूनियन टेरिटरी पर जो प्रशासन करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति का होता है, पर राष्ट्रपति वहां पर अपना जो प्रशासन है वो एक प्रशासक के माध्यम से करता है। फिर अपन ने पढ़ा था 239A का ए। तो 239A के ए में अपन ने पढ़ा था दिल्ली के बारे में उपबंध पढ़े थे, जिसे मैंने कहा था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1991 के तहत वहां एक 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था होगी और एक 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाएगी। फिर अपन ने पढ़ा था 239A के बाद में बी पढ़ा था। तो 239A के बाद में बी में अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति दिल्ली के उपराज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य किसी स्रोत के माध्यम से राष्ट्रपति को यह जानकारी मिलती है कि आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली का प्रशासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति दिल्ली की विधानसभा और वहां के मंत्रिपरिषद को निलंबित कर सकता है। फिर अपन ने 240 पढ़ा था, तो 239 बी पढ़ा था उसके बाद। तो 239 बी में अपन ने पढ़ा था कि जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल की व्यवस्था है पर वहां पर विधानमंडल सत्र में नहीं है, तो उनके लिए जो नियम बना सकता है या अध्यादेश जारी कर सकता है वो प्रशासक करेगा। या फिर मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया था कि जैसे 123 में देश के लिए, 213 में राज्य के लिए है, और उसके बाद में उसी प्रकार 239 बी में यूनियन टेरिटरी के लिए प्रशासक का अध्यादेश आप बोल सकते हो। फिर अपन ने पढ़ा 240। तो 240 के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जिन संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है वहां पर शांति, प्रगति और ये वहां पर विकास के लिए जो नियम बनाएगा वो कौन बनाता है, तो वो बनाएगा राष्ट्रपति। ये चीज आपको याद रखना है।
फिर 241 की अगर बात करें तो यह मैंने कोर्ट बताता, तो यूनियन टेरिटरी के लिए कोर्ट की व्यवस्था कौन करेगा? संसद करेगा। तो ये था संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रशासन, या आप इसे केंद्र शासितों के प्रशासन के बारे में भी समझ सकते हैं। और इसके बाद पंचायत अपन अगला वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर मैं आपको नगर पंचायत, जिला पंचायत, जितनी भी पंचायत होती है जैसे नगरीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था, दोनों इसको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।